अकेले ना बैठा जाए बस याद तेरी आए, अकेले ना बैठा जाए बस याद तेरी आए, हाँ याद तेरी आए, हाय याद तेरी आए, याद तेरी आए रे, याद तेरी आए। नमस्कार दर्शकों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज ये गीत मैंने क्यों गाया अभी आपको पता चल जाएगा। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है हिमाचली संस्कृति के संरक्षक। आज के हमारे गेस्ट हैं गुर इकबाल सिंह जी, जो कि डायरेक्टर विर्क के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं और सोशल मीडिया पे इनके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और डायरेक्टर वीडियोस निर्देशन ये करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका स्टूडियोज़ में। जी नमस्कार मैम, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और जो देख रहे हैं मुझे और मेरे चाहने वाले उन सभी का धन्यवाद। जी दर्शकों, ये जो गाना अभी मैंने आपके सामने गाया, इसकी डायरेक्शन, इस वीडियो की डायरेक्शन इन्होंने ही की है और साथ ही साथ एज अ हीरो भी इन्होंने ही काम किया है। तो विर्क जी, सबसे पहले तो जो आपका नाम है, एक बहुत ही वखरा सा नाम है, गुर इकबाल सिंह, तो इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालिए और हमारे दर्शकों को बताइए इस विषय में। मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नाम है मेरे दादाजी ने रखा है ये नाम जी। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 पार्ट है, गुर, इकबाल और सिंह। हाँ जी। गुर जो वर्ड जाता है वो जाता है हिंदू धर्म के लिए, इकबाल जो वर्ड जाता है वो जाता है मुसलमान धर्म के लिए और सिंह जो वर्ड जाता है वो जाता है सिख धर्म के लिए। तो दादाजी ने कुछ सोच समझ के रखा था और मैं मानता हूँ कि हाँ, सच में बहुत अच्छा नाम रखा है मेरा। वाकई जी। जी। अब अगर हम बात करते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए और आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ की रही, तो वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली हूँ मोहाली चंडीगढ़ से जी, और वहाँ पे मेरी स्टार्टिंग की जो स्टडी है वो ही है। फिर उसके बाद मेरे दादाजी गवर्नमेंट प्रेस में थे, तो उनकी जो बदली होती है वो स्टेट वाइज होती थी, तो फिर उनका आना जाना होता रहता था 2 स्टेट में। तो वो हिमाचल आए, फिर हिमाचल में मेरी स्टडी हुई यहाँ पे। फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए चंडीगढ़ चला गया था, नोएडा से मेरी इंजीनियरिंग हुई है और ऐसे ही कभी यहाँ कभी वहाँ स्टडी मतलब मेरी मिली जुली हुई है, मतलब ये कह सकते हैं आप। जी। तो आप बता रहे हैं कि मोहाली के आप रहने वाले हैं ना, तो जो हमारा पंजाब का विरसा है बहुत ही ज़्यादा अपने आप में परिपूर्ण है, उसके बावजूद हिमाचली संस्कृति की ओर आप कैसे आकर्षित हुए? मैम देखो, पंजाबी विरसा तो आज की डेट में इंटरनेशनल हिट है, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल आइकॉन्स बने हैं हमारे जो है। तो जब मैं पंजाब में चंडीगढ़ में रहा, हमने पंजाबी उसको भी भंगड़ा जितना हमने किया। मेरे भैया हैं वो इंटरनेशनल भंगड़ा सिखाते हैं, अभी हनी सिंह के सॉन्ग में भी उन्होंने भंगड़ा सिखाया है उन्हें, तो वहाँ पे भी मेरा विरसा जो है मैंने संभाला था। अब मैं हिमाचल आया हूँ तो मैंने सोचा कि जन्मभूमि के साथ साथ जहाँ हम कर्म कर रहे हैं, क्यों ना कर्म भूमि के लिए भी कुछ अदा किया जाए। ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि हिमाचल भी मेरा ही है, क्योंकि पंजाब से ही अलग हुआ है तो हिमाचल भी मेरा ही है, तो मैंने हिमाचल की संस्कृति के लिए ही किया। जी। तो ये जो गायकी सॉन्ग्स हैं, ये आपके जहन में कैसे आया कि मुझे इनकी डायरेक्शन करनी है? मैम एक्चुअली स्टार्टिंग में आपको बताना चाहता हूँ, 2016 की ये बात है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलग, जो कि अब मॉडल पब्लिक स्कूल हो चुका है, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो चुका है, सॉरी। तो जो वहाँ के प्रिंसिपल थे श्री हरदेव सिंह सर, उनने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया इन सब चीज़ों के लिए। वो बोलते थे कि तू टैलेंट रखता है, तू कर, क्यों नहीं कर रहा है, कर। तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल के लिए गए हम, तो धुनें पहाड़ी थी, बट ये था कि इंस्ट्रूमेंट हम बजा देते थे, क्योंकि हमारे जो सिख फैमिली है, आपने देखा होगा, उसमें गुरबानी गाते ही गाते हैं, तो तबला और हारमोनियम बचपन से हमारे को सिखाया जाता है। तो हमने इंस्ट्रूमेंटल पे वो धुनें निकाल दी और फिर मेरा ऐसी इंटरेस्ट हुआ कि ये धुन ना पंजाब से हट के है, पंजाबी से हट के है। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ। वो जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती गई और आज देखो कहाँ पे पहुँची है जिज्ञासा। बोलते हैं ना कि जिज्ञासा ही सब कुछ होती है, अगर सीखना हो तो इंसान कुछ भी सीख सकता है। जी। तो कितना आसान था आपके लिए ये कि पंजाब से होके फिर हिमाचली संस्कृति, टोन अलग है, सब कुछ अलग है, बेशक आप गा नहीं रहे हो, आप डायरेक्ट कर रहे हो, बट बहुत कुछ अंदर से होना चाहिए, समझ, है ना? तो वो आसान तो उतना ही था जितना आप सोच पा रहे हो इस टाइम। क्योंकि एक पंजाबी जो इंसान है उसको जो एक्सेंट है ना उसको वो बहुत अलग है, बिल्कुल लाइक दैट। हम बोलेंगे मतलब कुछ भी बोलेंगे पंजाबी में, हाँ भी किद्दां वखावा या की कर रहा, बहुत अलग एक्सेंट है। और अगर हिमाचली में आ जाएंगे तो वो एक्सेंट बहुत ही अलग है जी। तो मतलब ये एक्सेंट को अपनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और यहाँ पे एक जो सबसे खतरनाक चीज़ वो ये है कि हर 10 किलोमीटर, तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, शायद एक पहाड़ी को छोड़ के एक्सेंट ही चेंज हो जाता है और लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। तो वो बहुत मुश्किल थी, पर बोलते हैं कि जब सीखने की चाह होती है तो इंसान कुछ भी सीख सकता है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जो आप डायरेक्शन का आपका फील्ड है, इसमें आप क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं एक पहाड़ी सॉन्ग को डायरेक्ट करते हुए?
जी मैम, एक्चुअली जब एक सॉन्ग बनाते हैं तो बहुत मैटर करता है कि बहुत चीज़ें उसमें देखी जाए, क्योंकि एक लिरिक्स राइटर ने क्या क्या लिखा है उसकी भूमिका बहुत ज़रूरी होती है। फिर जो लिखा है उसका म्यूज़िक का भाव भी वैसा ही होना चाहिए जी। वो म्यूज़िक जो डायरेक्टर है उनका होता है, और फिर सिंगर का एक पता लगना चाहिए कि गाना कैसे है उसको, वो जो जैसे मान लो सॉफ्ट गाया है किसी ने तो वो सॉफ्ट तरीके से करना पड़ेगा। अगर किसी ने मतलब होता है ना कोई एग्रेसिव गाना है तो एग्रेसिव मूड से उसको गाना पड़ेगा, या फिर कोई बिल्कुल ट्रेडिशनल सॉन्ग है तो उसी वे में जैसे कि गाया जाए उसको। जैसे आपने सुना है शुक्रू मेटा, सुना है हिमाचल का बहुत ज़्यादा, वो सच्ची घटना पे आधारित है, तो वो एक डेथ सॉन्ग है तो उसको गाया भी ऐसे जैसे सुना रहे आपकी पारो बोलो ढाको दो रीड़ुआ तेरे ओंदी पड़ी तूने रे नाल, तो ये भाव है कि उसको वैसे एक्सप्रेस किया जाए जैसा होता है। तो ये सब का मिला होता है कि उसको वैसे ही करना चाहिए। अब ऐसे तो नहीं कर सकते डेथ सॉन्ग को आप जो है थोड़ा वो ग्लैमराइज करके और बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़ें होती है, तो बहुत सोच समझ कर चीज़ें जी। तो हमने आपको आपकी बहुत सारी इसमें सोशल मीडिया में देखा नाटी करते हुए जी। और बड़ी प्रोफेशनल नाटी आप करते हैं ना, तो उसमें कितना टाइम लगा? प्रोफेशनल तो नहीं बोलूँगा, मतलब पर ये है कि हाँ बहुत प्यार करते हैं मेरे को हिमाचल वाले, और मैं हिमाचल वालों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हिमाचल वाले ही नहीं, जितना मुझे प्यार करते हैं, मुझे उत्तराखंड से भी और डोगरी भी प्यार करते हैं, जम्मू से भी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनका प्यार है शायद जो मतलब मेरे पीछे एक मोटिवेशन है। क्योंकि वो बोलते हैं कि आप अच्छा करो, आप अच्छा, मेरे मन में और आती है कि नहीं, जब लोग बोल रहे हैं अच्छा करो तो मैं और अच्छा करता हूँ और अच्छा करता हूँ और अच्छा करता हूँ, वही सब चीज़ें हैं। तो ये जो डायरेक्शन आप करते हैं, क्या ये आप अपने मन से करते हैं या इसकी कोई विधिवत शिक्षा आपने प्राप्त की हुई है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग जो की है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है नोएडा से, तो मैंने बाकायदा कोर्स किया है इसका। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिड्डा संजोली में है जो मेरे सर जी हैं, मतलब जिनकी प्रोडक्शन है हम लोगों की, सब लोगों की, तो उनसे मैंने सीखा है डायरेक्शन और वीडियो एडिटिंग। तो यशवंत सर का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल, तो वो मेरे गुरु जी है इस वीडियो एडिटिंग के जी इसमें। तो जो आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड थी और फिर सॉफ्टवेयर, आपने कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, और ये आगे आपके वीडियोस और डायरेक्शन आ गई, तो ये कितना आपस में समावेश करता है और कितना आपको हेल्पफुल रहता है ये? जी एक्चुअली मैम, जब मुझे लगता है जब चीज़ें सीखी हुई होती है ना तो वो चीज़ें आसान होती है करनी, क्योंकि आपकी इसकी प्रॉपर नॉलेज होती है चीज़ों की। तो मैंने डायरेक्शन और वीडियो एडिटिंग इसीलिए की कि अगर मैं हिमाचली सॉन्ग या कोई भी सॉन्ग डायरेक्ट करता हूँ तो मुझे उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे पास इक्विपमेंट्स हो और मैं चला जाऊँ और मुझे पता ही नहीं कि क्या करना है, क्योंकि जब आप एक सॉन्ग शूट करते हैं तो उसमें प्रॉपर डायरेक्शंस होती है कि आपने कैसा शॉट कैसा देना है, प्रॉपर आपकी जो है कैमरा मूवमेंट्स होती है, या फिर प्रॉपर स्केल्स होती है कैमरा की, हमारे इस लैंग्वेज में बोलते हैं कैमरे वाली लैंग्वेज, प्रॉपर स्केलिंग होती है हर चीज़ की, प्रॉपर ग्रिड्स होती है कि मान लो आपने एक शॉट वाइड लेना है तो वाइड का मतलब कि नेचर आना चाहिए, आपने क्लोज लेना है तो इसका मतलब है कि फेस एक्सप्रेशन आनी चाहिए, आपने क्वार्टर लेना है तो पता है कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, मतलब आपको ये देखना है कि कौन सा शॉट कहाँ से सही आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर लाइट पीछे से पड़ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बैकग्राउंड से शॉट लो, अगर आप जो इंसान को आगे खड़ोगे तो उसके पीछे वो लाइट छुप जाएगी, वो शेडो की तरह काम करेगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हर चीज़ को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जी एक चीज़ है कि हम देखते थे पहले, जैसे म्यूजिक है, गायकी है, तो इसके घराने रहते थे जी, और एक विधिवत शिक्षा होती थी, ठीक है, और राग थे, है ना, राग भैरवी हो गया, दीपक राग हो गया, इस तरह से, और बड़े प्रयास के बाद, बड़े रियाज के बाद जो स्टूडेंट थे वो आते थे, गाते थे, है ना। आज अगर हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत सीख के या कई बार नहीं भी सीख के, प्लेटफॉर्म्स इतने हैं, बच्चे आ रहे हैं, गा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैम मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने शायद अभी यही बात कही कि गुर बिन ज्ञान, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को। अगर मान लो मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं किसी का एग्जांपल नहीं दूंगा अभी, क्योंकि मैं खुद के ऊपर मुझे लगता है खुद की चीज़ें बोलनी चाहिए कि अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उसको ढंग से सीखना चाहिए, तब मैं आगे उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैंने जो चीज़ सीखी नहीं है और मैं अपनी ही वो करूँगा तो वो गलत बात है। और हमारे जो हिमाचल के सिंगर्स हैं, या हिमाचल ही नहीं कहीं के भी सिंगर्स हैं जो सीखे हुए हैं, पहले तो उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने शायद मुझे नहीं लगता कि कम से कम 1-2 साल सीखा होगा, कम से कम 10-15 साल की मेहनत होती है उन लोगों की, दिन रात मेहनत करते हैं वो चीज़। आर्टिस्ट, एक कलाकार सारी उम्र मेहनत करता है ऐसा बोलते हैं, और वो सारी उम्र सीखता ही रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सीख गया हूँ मैं, कभी भी नहीं। बोलते हैं ना, हमारे बहुत पुराने सिंगर हैं, पद्मश्री हैं जो, वो ऐसा बोलते हैं कि
हमने सारी उम्र में सा ही लगाना सीखा, आपको पता 7 सुर होते हैं, बोले सा ही लगाना सीखा। तो जब उन लोगों ने सारी उम्र में सा ही लगाना सीखा तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो जस्ट मेरे को लग रहा है कि हमने सा भी नहीं सीखा है अभी ढंग से। बिल्कुल ये होता है, तो गुरु बहुत ज़रूरी होता है। और नई जनरेशन के हिसाब से अगर कोई नई जनरेशन कर रही है प्रैक्टिकल तो वो उनकी अपनी सोच है, और अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो सब उनको सपोर्ट करेंगे, अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो सब चीज़ें जज करते हैं। जी, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो क्यों नहीं है, क्योंकि हम कोई नहीं होते जज करने वाले, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो अपने आप जज करते हैं सारी चीज़ें, उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं। जी, अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की, हर जगह हर फील्ड में, इस फील्ड में भी, आपकी डायरेक्शन की फील्ड में भी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया, मैं आप बीती बताता हूँ 2016-17 की बात है ये, उस टाइम टिकटॉक आया था जी, टिकटॉक का ज़माना था। तो टिकटॉक और लाइक की जो बहुत फेमस ऐप हुए थे, और मतलब वो एक क्रेज़ हो गया था उस टाइम कि नहीं इस पर वीडियोज़ बनानी हम पॉपुलर होंगे। तो लेकिन एक इशू था उसमें जो टोन्स थी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश थी। तो हिमाचल हो गया चाहे कहीं भी, मैं हिमाचल की बात करूँगा सर्टेनली क्योंकि आई एम हिमाचल कल्चर प्रमोटर। हिमाचल के जितने भी यंगस्टर थे उन्होंने क्या किया, पंजाबी और हिंदी पे बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो ट्रेंड में आ गई चीज़ें। अब क्या हुआ, जो शादियाँ हुई, जो हम यंगस्टर है वो डिमांड करने लगे कि पंजाबी या हिंदी सॉन्ग लगाओ। क्यों? क्योंकि ट्रेंड में वही चीज़ें थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि उसमें मैनुअल यूज़र ऑप्शन आ रहा है एक, तो हमने क्या किया, खुद से ऑडियो डालने स्टार्ट करी वहाँ पे। और फिर जब ऑडियोज हिमाचली वाले डाली तब हिमाचल में थोड़ा सा वो हुआ, क्योंकि उस टाइम मैं अपनी बात बताता हूँ, हम लोगों ने बहुत लोगों को बोला जो यंगस्टर थे हमारे साथ वाले कि यार धाटू और उसमें कर दो, रेस्टे में हमने शूट शाट करना था, ऐसे कुछ भी करना था। तो वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि अगर पंजाबी या हिंदी को तो बताना है, हिमाचली क्यों करना। और ये सच्ची बात है, बोलते थे, बहुत बोलते थे। और आज से पहले भी मुझे नहीं लगता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मॉल पर अगर मुझे नहीं लगता कि मैंने जो देखा है या मेरे साथियों ने जो देखा है, मैं उनकी तरफ से बोल सकता हूँ कि कोई भी रेस्टा धाटू में चलाओ या फंक्शन होते बहुत कम, लिटरली बहुत कम, जो हमारे पुराने बुजुर्ग वही प्रमोट कर रहे थे, और मैं उनके लिए धन्यवाद दी, बिल्कुल, क्योंकि वही प्रमोट कर रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब ट्रेंड सेटर हुआ तो आज की डेट में आप देखो, आज की डेट में इतना ट्रेंड सेट हो गया कि नाटी इज अ ब्रांड, धाटू इज अ ब्रांड, रेस्टा इज अ ब्रांड और टोपी इज अ ब्रांड। आप देख रहे हो फॉरेन में भी इस चीज की डिमांड चली है। आपने देखना कहीं भी शादी होती है ना जी, तो पहले और आज की डेट में कितना फर्क हो चुका है। पहले होता था वो लंबा सा कुछ भी गाउन या कुछ भी वो जो है ट्रेडिशनल ड्रेस है या फिर कुछ भी। आज की डेट में इतना होगा कि लोगों की पहले प्रेफरेंस होती है कि रेस्ट और धाटू में जाएंगे, या फिर बंदा सोचेगा टोपी पहन के जाएंगे वो जो, और इसमें गलत नहीं है, इसमें तो शान है हमारी हिमाचल की टोपी और धाटू और रेस्टा, तो ये तो शान है, धोडू शान है, पोटू शान है, कुल्लू का आप जहाँ कहीं भी चल जाए तो अपनी अपनी शान है। और कितने प्यारे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं देखने, क्योंकि जो अपना होता है ना चीज है वो तो फॉरएवर है, फॉरएवर। तो और इस चीज में भी थोड़ा देखा गया है, अगर दुकानों में देखो कि धाटू की वैरायटीज आ गई हैं, रंग जो कभी नहीं होते थे वो भी आ गए हैं ना, रेस्टे कितने सुंदर सुंदर कलर्स आ रहे हैं, तो क्यों नहीं पहनेंगे लोग। बिल्कुल, क्योंकि पहले होता था कि धाटू के वही कलर होते थे, एक ब्लैक जैसा और एक मड जैसा, ताकि वो काम करते भी खराब ना, लेकिन अब आगे क्योंकि ब्रांड है जी, बिल्कुल, और हर कोई अब पहन रहा है, खुशी से पहन रहा है जी। जब आप डायरेक्शन में होते हैं और क्या क्या ध्यान रखते हैं आप, किस तरह के आपके हीरो हीरोइंस को आप चूज करते हैं, क्या देखते हैं? मैम एक्चुअली मेरा जो मेन होता है, मेरा खुद का ऐसा है कि मैं न्यू जो एज होती है उसको प्रेफरेंस देता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जिनको कोई नहीं पूछ रहा मतलब, और जिनमें टैलेंट है, तो मैं खुद ऐसे निकला हूँ। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं था सपोर्ट किसी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टैलेंट रखता है और जिसके पास सपोर्ट नहीं है उसको सपोर्ट किया जाए। तो मेरे जितने भी आर्टिस्ट अभी तक हुए हैं उन्होंने सबने पहली बार किया है रोल, ऑडियो में ही, वीडियो में ही पहली बार रोल किया है। अच्छा। और जिनसे मैंने ऑडियोज गवाए हैं वो भी सारे के सारे ऐसे थे कि वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे बट टैलेंट रखते थे। और आज जितने भी सॉन्ग हुए हैं मैं हिमाचल वालों का तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि इतने लायक समझा आप लोगों ने मेरे को कि वो गाने बज रहे हैं शादियों में, डीजे में बज रहे हैं या फिर टॉप जा रहे हैं रैंक में, तो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों की वजह से सब कुछ है। और इसी वजह से मैं ऐसे चूज़ करता हूँ सब लोगों को जी, जो टैलेंट रखते हैं जी। अगर हम बात करते हैं लोकेशंस की, है ना, आपके भी वीडियोस रहते हैं, जैसे हम देखते थे कि राज कपूर जी की मूवीज है, राम तेरी गंगा मैली ले लीजिए, सॉन्ग था कि सुन साहिबा सुन ले लीजिए, उसके जितने सॉन्ग, पहाड़ी टच है ना, और वो पहाड़ और वो सीनरिक ब्यूटी सब कुछ, तो एक इमेजरी क्रिएट होती है, वो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैम जैसे लिरिक्स लिखे होते हैं, गाया होता है ना, मैटर वो ही करता है, एक सर्कल है ये जी, और इसी सर्कल में होना चाहिए। अगर जो चीज़ लिरिक्स राइटर ने कही है और गाई है वो वैसे ही चाहिए। अब मान लो जैसे आपने पुराना एग्जांपल दिया, मैं पुराना एग्जांपल देता हूँ कि तुम परदेसी किधर से आए आकर मेरे मन में समय,
हुस्न पहाड़ों, तो पहाड़ों में शूट हुआ है, बकाया झरने दिखाए हैं, नदी दिखाई है, सब कुछ दिखाई है, जो मैंडेटरी था उसमें सब चीज़ें दिखाई है। ये होता है जी, डिमांड होती है एक सॉन्ग की, क्या क्या करना और फॉरएवर है जी, फॉरएवर है। तो वही मैं आपसे पूछ रही थी कि जब आप वीडियो को शूट करते हैं और आप उसकी डायरेक्शन करते हैं तो आपके जहन में क्या क्या रहता है? हर चीज़, जो भी लिरिक्स लिखी है, हर चीज़ कि ये चीज़ ये मिलनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए जी। जैसे सॉन्ग अगर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है तो आप किस तरह से? ट्रेडिशनल अगर है तो मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि ट्रेडिशनल पहले तो छेड़छाड़ ना हो, जैसा है वो वैसे ही हो, और मैं ये चाहूँगा कि बुजुर्गों से पहले सलाह ली जाए कि कैसा करना है वो चीज़, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा पता है और उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए ट्रेडिशन के साथ। और मैं ये देखूंगा कि ट्रेडिशन अगर कोई भी सॉन्ग हो तो उसमें या तो गांव वालों की नाटी हो, अच्छा, जो सर्कल वाली थी, क्योंकि उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता क्योंकि वो नाटी कर रहे हैं, तो उसको वैसा ही रखा जाए जैसा है वो, उसके साथ छेड़छाड़, वो परंपरा है जी, ट्रेडिशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं, आप जैसे आपके सोशल मीडिया में आप बहुत फेमस है, तो हमने आपकी रील्स देखी, उससे हमें पता चला कि देव संस्कृति के बारे में आप बहुत गहन अध्ययन आपने किया है, बहुत नॉलेज आप रखते हैं। तो ये देव नीति क्या है, आप हमारे दर्शकों को भी बताइए। मैम एक्चुअली देखो, सबसे पहले हिमाचल इज इक्वल टू देवभूमि जी। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी आस्था है देवी देवताओं में। और मैं आपको एक ऐसी एक स्टोरी सुनाता हूँ कि रोडू का मेला था जी, हम लोग चाय कॉफ़ी पी रहे थे, तो मुझे बैकग्राउंड से क्या सुनता है कि पारंपरिक जो होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, उसकी आवाज़ आ रही है, और मैं दौड़ के जाता हूँ कि क्या हुआ है। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो गांव के हैं वो अपने देवता जी को लेके आए और उन्होंने देवता जी को उठाया है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या थी, मैं बाहर का इंसान हूँ, मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि शायद ये लोग ही ला रहे हैं उसको। अच्छा। बट जब मैंने उसको जूम करके देखा तो मुझे ये बिल्कुल कन्फर्म्ड हो गया कि कोई पावर है जो बीच में से आ रही है, और वो बीच से वो जो है वो हिल रही है चीज़ें। तो वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अलग थी और उससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। और मैंने फिर क्या किया, मैंने सभी देव देवताओं के बारे में पढ़ा। सूरज ठाकुर सर है हमारे, मैं मेंशन करना चाहूँगा, उनकी बुक्स है, मैंने पढ़ी है, उन्होंने मुझे बुक्स भेजी थी कि आप इसको पढ़िए प्लीज़, आप इसमें वो करते हैं। तो मैंने बुक्स पढ़ी है बहुत ज़्यादा सूरज ठाकुर सर की, और हर हिमाचल के देवता के बारे में पढ़ा है। आप देखो बहुत देवते हैं जो बहुत सारे देवते हैं, मैंने 712 देवता और देवी साहिबा जो हैं उनके बारे में पढ़ा है। टोटल जो मेरे दिमाग में अभी वो शायद 3000 कुछ देवता हैं जो अभी हैं हिमाचल में, तो मैंने 712 के बारे में पढ़ा है। जी मैम। और अभी बहुत सारे देवता हैं जो मुझे पढ़ने बाकी हैं अभी। जी। हम बात करते हैं किन्नौर की, मंडी और आपका रामपुर भी शहर आ जाता है। यहाँ पे देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा कल्चर है। फाग मेला ले लीजिए आप, लवी मेला ले लीजिए आप, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेडिशन जुड़ा है, कोई स्टोरी जुड़ी है। तो आपने ये वाले देवताओं का भी। मैं आपको बताना चाहूँगा, रामपुर में फाग मेला वन ऑफ द बेस्ट जिसको बोलते हैं वो होता है, और वो देवता साहिब का मेला है। वो एक्चुअली होली खेली जाती है, मतलब उनके ऊपर डालते हैं वो फागुन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वहाँ के जो 3 विशिष्ट देवता हैं हमारे, देवता साहिब जाख रचोली, बसारू देवता और रुद्र महाराज काजल देवता, वो 3 देवता जब आते हैं उसके बाद वो फाग मेला स्टार्ट होता है। तो ये रामपुर का है, और लोगों की आस्था होती है। आपने देखना जब 2 देवी देवता आपस में मिलते हैं तो जो लोगों की आस्था होती है ना, उनके आप फेस एक्सप्रेशन देखना, वो रोते हैं या कुछ भी, मतलब वो सच में देवी देवता ऐसे मिलते हैं, मतलब खुद को रोना आ जाएगा। एक बहुत अट्रैक्शन होती है चीज़ों को, वाइब्रेशन फील होती है। जी बिल्कुल, पॉजिटिविटी फील होती है वहाँ पे। किन्नौर के देवता जी देख लीजिए आप, किन्नौर के जो देवता जी है वो हमारे क्या है, हमारे हिमाचल में जो देव जो है वो भी है, प्लस जो राक्षस प्रवृत्ति में थे किस टाइम, लेकिन उन्होंने अच्छे काम किए, तो वो भी हमारे यहाँ पे देवता जी है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, कंसुराज बोलते हैं रिब्बा में, किन्नौर के रिब्बा में, तो वो कंस मामा जी है। अच्छा, आपने देखा होगा। जी, पर उनको देवता जी का स्थान दिया गया है। ओके। और मनाली देख लीजिए आप, हडिमा माता जी है जी, राक्षस प्रवृत्ति के थे, बाणासुर की सिस्टर थे वो, तो उनके सॉरी मैं इसमें शायद बाणासुर में गलत हो सकता हूँ, बट वो सिस्टर थे, राक्षस प्रवृत्ति से थे वो। तो भीम से उन्होंने शादी करी, और भीम से जब उन्होंने शादी करी तो वो देव प्रवृत्ति में आए, और देख लीजिए आराध्य हैं मनाली के, और उनकी शक्ति का कौन नहीं पा सकता है। बिल्कुल। और ऐसे देवता जी बहुत है हमारे यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, बरनाग देवता जी है मंडी जिले के, मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको। वहाँ पे क्या हुआ था कि पराशर ऋषि है, उनको दादू बोलते हैं, दादू पराशर जी, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग हैं, देवी देवता मानते हैं, बड़े बुजुर्ग को मानते हैं, वो बड़े बुजुर्ग हैं। तो वहाँ पे सारा नावली फेस्टिवल होती है, तो वो आते हैं। तो उसकी स्टोरी है कुछ वहाँ की पराशर की, आपने देखा होगा वहाँ एक पाउंड है जिसके ऊपर एक वो है, मतलब छोटा सा जहाँ घास है,
वो सारे में घूमता रहता है। आपने देखना विंटर में जाएंगे तो कहीं और मिलेगा, गर्मी में कहीं और, बरसात में कहीं और, ऐसे घूमता रहता है वो ना। तो एक बार क्या हुआ, चील बाज होती है, चील बाज समझते हैं आप, वो आई, उसके मुंह में ना गाय का वो था या भैंस का मतलब मुख, वो उठा के ले जा रहा था, उससे ना वो गलती से वहां गिर गया। तो उसने ढूंढा, उससे नहीं मिला, तो वो जो क्या हुआ, जो पवित्र झील थी वो अब अपवित्र हो गई और उससे ना पानी ना ओवरफ्लो होने लग गया और वो गांव में जाने लग गया नीचे। तो गांव में मतलब तहस नहस हो गया सब कुछ। तो बरनाग देवता जो वहाँ उनके जो गुर हैं, उनको दिव्यवाणी हुई, वो दिव्यवाणी, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा कर। तो वो गया, जो गुर थे वो गए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि बोला लोगों को, तो कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, लेकिन वो वहाँ पे कूद गए उसमें झील में, और कूद के जब उन्होंने निकाला उससे, मतलब एक तलवार से निकाला, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो आज भी ये मान्यता है मंडी में, जितना मैंने सुना है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे, कि जब भी कोई आपदा आने वाली होती है तो बरनाग ऋषि वहाँ पे आते हैं। अच्छा। तो एक बहुत अच्छा गाना है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि देवा मरे बरनाग हो, नचे ढोला ताला रे राग हो। कि जो देवता जी हमारे वो ढोल और नगाड़े की ताल पे नाचते हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं मैम। आप देख लो, एक श्रेयोलसर बूढ़ी नागिन माता जी है, वो सभी नागों की माता मानी जाती है। श्रेयोलसर लेक है जलोड़ी पास में, तो उसका ये आज तक का प्रूफ है मैम, प्रूफ, रिटर्न प्रूफ है कि वो जो झील है उसको कोई भी जो स्विमिंग करने वाले थे वो सीधा पार ही नहीं कर पाया है। अच्छा। और वहाँ पे कहा जाता है कि अगर उसमें कोई पत्ता गिरता है तो वहाँ पे एक प्रजाति है चिड़िया की, वो जैसे ही पत्ता गिरता है वो चिड़िया आती है और पत्ता उठा के ले जाती है, उस पर एक भी पत्ता नहीं होता है। अच्छा। मान्यता है और सच प्रूवन चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से है, प्रूवन चीज़ें, और क्या बोल सकते हैं जी। तो आपने तो इतना ज़्यादा घूमे हैं आप इन स्थानों पे, और जो बड़े दुर्लभ से भी हैं और दुर्गम भी हैं। जी। और क्या वास्तव में भी आपको भी कभी लगा हो कि कोई चीज़ें फील होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत चीज़ें फील करी है मैम, बहुत ज़्यादा चीज़ें फील करी है मैं। मतलब इवन कि मेरे साथ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं ना सोचता हूँ चीज़ें कि ऐसा होगा, और मैं देवता जी के पास जाऊंगा और ऐसा ऐसा होगा, और वो सच में होता है मेरे साथ चीज़ें, क्योंकि मैं खुद की बात बताता हूँ, मैं फील करता हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर पॉजिटिविटी है ना, आप में आप किस चीज़ को अट्रैक्ट करो वो चीज़ें अट्रैक्ट होती है। मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, मेरे बल्कि टीम वाले भी थे, हम शूट के लिए गए थे। तो वहाँ पे जब मेरा ऐसा है मेरा कि जब मैं शूट करता हूँ तो सबसे पहले मैं वहाँ के लोकल देवता के पास जाता हूँ। मैं कुछ पैसे वहाँ रखता हूँ और कुछ अपने आराध्य के, जो भी मतलब गुरुद्वारा साहिब बाबा जी को मैं बहुत मानता हूँ, या फिर कहीं भी रखते हैं। तो क्योंकि जो स्थान देवता होता है उनका बहुत ज़रूरी पार्ट माना जाता है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जाता हूँ, तो मेरा अभी मनाली में शूट था, तो हम हडिम्बा में लगी थी डूंगरी फेस्टिवल, बहुत फेमस फेस्टिवल होता है। तो वहाँ पे घटोत्कच जी आए थे, जो उनके पुत्र हैं, तो वो आए थे, तो हम लोग वहाँ गए। तो मैंने ऐसा सोचा था कि जो छांदणु देवता जी है, मैंने उनके पास जाना है और उनसे मिलना है, और मुझे ये पता ही नहीं कि वो घटोत्कच जी है। अच्छा। मुझे नहीं था पता, मैंने तो घटोत्कच जी से उन्हें करना था, और वो एक देवता जी आए और मेरे सामने है, मतलब मेरे और मेरी टीम वाले भी। मैंने उनको शेष दिया, शेष बोलते हैं कुल्लू में, जो आपको आशीर्वाद मिलता है, मतलब फूल वगैरह, मैंने उनको दिया शेष, और उन्होंने शेष दिए मेरे को। वो 5 मिनट तक वहीं थे देवता जी, हमने वीडियो बनाई और फोटो खिंचवाई, और हम आ गए। जब हम होटल में आए, हम तब देख रहे हैं कि उस पर लिखा है देव छांदणु महाराज। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जिस देवता जी को वो करने देता, ये होती है पॉजिटिविटी, कनेक्टिविटी। तो उनका एक गाना है जो बहुत अच्छा है, महिलाओं ने गाते हैं, जो मतलब देवता जी के पास होते हैं कि घरे जानी के रे देव बोलू छांजणुआ, राजी लोड़ी ढाऊ झुगते सारा हो, झुगते सारा देव बोलू छांजणुआ, राजी लोड़ी ढाऊ झुगते सारा हो। कि जुगते सारा मतलब राजी बाजी रखी हो। दर्शकों, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के ये डायरेक्टर हैं और इतनी नॉलेज है इनको। इसके साथ मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर शेयर करूंगी कि ये ना सिर्फ इतने टैलेंटेड हैं, बल्कि इंसानियत अगर देखी जाए तो ये रेस्क्यू वर्क्स में भी सबसे आगे हैं। और अभी जो मनाली में त्रासदी हुई है, वहाँ भी रेस्क्यू वर्क में भी ये बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो समय हमारे को पाबंदी लगा रहा है, तो आप जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से, अगर वो भी कुछ चाहते हैं हेल्प करना, और किस तरह से आप हेल्प कर रहे हैं। मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो मनाली और कुल्लू, मंडी और बहुत सारी जगह में त्रासदी हुई है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो टूरिस्ट फंसे थे उन लोगों को रखवाया। जैसे कि जो मेरे फैंस थे या कुछ भी थे, उन लोगों को, या होम स्टेज थे, मैंने उन लोगों को बोला कि आप रखो, क्योंकि इंसानियत दिखाओ, इंसान है हम लोग, रखो। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे या फैंस थे, उन लोगों को मैंने बोला कि जो जहाँ जहाँ फंसे आप प्लीज़ उनको लाइए, और हम लोगों ने उनके घर पे रखे हैं वो लोग। तो इस तरह से हमने रेस्क्यू किया है। और हम जो लोग क्या कर रहे हैं, जो फंसे हुए हैं, क्योंकि एक घर को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, सालों की मेहनत लगती है, तो जिनके घर गए हैं या कुछ भी गए हैं, हम लोग जो क्या कर रहे हैं, उनके लिए फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं। और हम लोग जो है
ऐसा बोल रहे हैं लोगों को कि प्लीज़ अगर आप सोसाइटी का राशन नहीं लेते हैं तो वो राशन जो है हमको दे, हम उनको देंगे, कपड़े दे, कंबल दे, कुछ भी दे, आप प्लीज़ किसी और की हेल्प करिए अगर आप हेल्प करने लायक हैं तो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो मैं यही चाहूँगा सबसे कि प्लीज़ इंसानियत दिखाइए, हम लोग इंसान हैं। जी विर्क जी, आप स्टूडियो में आए, इतना अच्छी बातचीत आपने साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपकी ऐसी ही सोच रहे और आपका दिन दुगनी रात चौगनी जो कार्य है बढ़ता रहे, ये कामना है हमारी दूरदर्शन की टीम की। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।